ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं एक नए विषय पर चर्चा लेकर। आजकल चर्चा भी एक एक कुछ योग दोष बता रहा हूं कुंडली में। थोड़ा समय आजकल अभी यहाँ गर्मी का दिन है तो थोड़ा समय मिल रहा है। तो आप लोगों के ऊपर वह समय देने का प्रयास कर रहा हूं। बहुत दिन से बीच में वीडियो कम आती थी और आज जो मैंने विषय लिया है वो चूँकि मैं समस्याओं को लेकर बात कर रहा हूँ। मैं अच्छाइयों को लेकर नहीं बात कर रहा। अच्छाइयों पर भी करूँगा बात, अच्छाइयाँ जानना आवश्यक होता है, हमें अपने स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए। लेकिन उससे ज़्यादा आवश्यक है कि हमें अपनी कमियाँ पता हों, हमारे अंदर हमारे चीज़ों में क्या कमी है, हम उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो जीवन के क्षेत्र में जो सेगमेंट हैं जो प्रभावित करते हैं, जैसे मैंने सबसे पहले लिया बालारिष्ट योग लिया बच्चों को लेकर, फिर मार्केस लिया, तो उसी प्रकार आज मैंने लिया है संतान भंग दोष। कुंडली में संतान भंग दोष कब बनता है, संतान भंग योग ग्रहों की किस स्थिति के कारण बनता है, जिसके कारण हमको संतान प्राप्त होने में या तो बहुत कठिनाई। दो तरह की स्थिति होती है संतान भंग योग होने में। हालांकि उसमें भी उसको भी बिल्कुल स्पेसिफाई किया जा सकता है या कर भी लेते हैं हम लोग, लेकिन अभी मैं एक साथ लेके चल रहा हूँ। दो तरह की स्थिति पहली स्थिति तो ये होती है कि संतान जल्दी उत्पत्ति ना हो, संतान जल्दी प्राप्त ना हो, या संतान प्राप्त हो, बने, गर्भ में आए, लेकिन बार बार उसकी हानि हो, मिसकैरेज हो, एबॉर्शन जानबूझ के कई लोग करा देते हैं। उस तरह की प्रवृत्ति भी ग्रहों के कारण होती है। तो क्या उस तरह की प्रवृत्ति टेंडेंसी हमारे में है और वो हम में है? कई बार किसी का देखे थे, किसी का जब मैंने एक बार बोला था कि नहीं कराना चाहिए, तो किसी का कि आजकल लोग खूब अंग्रेजी भी लिखते हैं, कम ऑन डूड इट्स लीगल नाउ। तो भाई लीगल तो शराब भी है, लीगल तो कैसीनो भी है, बहुत से कंट्री में लीगल तो प्रॉस्टिट्यूशन भी है, बहुत सी चीज़ें लीगल हो रही। लीगल और धर्म और कानून, जरूरी नहीं कि जो कानूनी हो वो धार्मिक भी हो, जरूरी नहीं कि जिसको कानून मान्यता देता हो उसको स्पिरिचुअलिटी भी मान्यता देती हो, वह एक अलग विषय है। तो एबॉर्शन कराना धर्म में बहुत बड़े अपराध में गिना जाता है। तो वह टेंडेंसी क्यों आई, क्यों हम अपने बच्चे को अपने गर्भ में मारते हैं, या क्यों बच्चा हमारे बिना किसी गलती के हमारा स्वास्थ्य खराब होता है, या परिस्थिति ऐसी होती है कि बार बार मिसकैरेज हो जाता है। कई बार बच्चे जन्म लेने के कुछ दिनों बाद जो है वो छोड़ देते हैं दुनिया को, जो मैंने बालारिष्ट योग में बताया। और तीसरी स्थिति आती है कि संतान तो है, संतान बड़ी भी है, उसकी आयु भी अच्छी है, लेकिन संतान का सुख प्राप्त नहीं हो रहा है। संतान के कारण बहुत मानसिक क्लेश है। कुछ लोगों के बच्चे होकर बिगड़ जाते हैं, दूसरे गलत लाइन पर चले जाते हैं, जिस कारण बहुत तकलीफ होती है। कुछ लोगों के केसेस ऐसे आते हैं, या मैं जानता हूं, जो उनका बच्चे बहुत पढ़े लिखे हैं, वेल एजुकेटेड हैं, लेकिन उनके घर में भी उन्हें संतान का सुख नहीं है, क्योंकि वो किताबी ज्ञान उनको हो गया है, उनको आध्यात्मिक और जीवन का ज्ञान नहीं है, सामाजिक ज्ञान नहीं है, जिस कारण माता पिता को बेहद कष्ट होता है। तो वह और अधिक पीड़ादायी है, क्योंकि संतान नहीं हो वो कष्ट एक अलग तरह का है, और संतान हो और उसके बाद अगर कष्ट हो माता पिता को, तो वह कष्ट एक बहुत और अधिक पीड़ादायी होता है। क्योंकि पहले वाले की स्थिति में तो हम मान लेते हैं कि चलो हमको है ही नहीं, इस कारण मुझे दुख हो रहा है। दूसरी स्थिति में है भी, बुद्धिमान भी है, पढ़ा लिखा भी है, फिर भी नहीं निभ रही, फिर भी परेशानी उत्पन्न कर रहा है, फिर भी जीना मुहाल किया हुआ है। तो यह स्थितियां क्यों होती हैं, क्या ऐसे कारण है, क्या ऐसे ग्रहों की स्थितियां हैं, इसको कुंडली में बहुत पहले जाना जा सकता है। अब जिनकी कुंडली, जिनके बच्चे भी 30 साल के हो गए, 32 साल के हो गए, 35 साल के हो गए, वो लोग तो अब जान करके भी बहुत कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जिनकी अभी उम्र 35 साल की है, 38 साल की है, या जो भी विवाह के योग्य हैं, विवाह करने जा रहे हैं, विवाह अभी तुरंत हाल ही में किए हैं, बच्चे के लिए प्लान कर रहे हैं, उनके लिए यह जानना बेहद आवश्यक है। और जानकर पहले बहुत कुछ चीज़ों को नियंत्रित किया जा सकता है। तो वो जान सकते हैं कि हमारी कुंडली में इस प्रकार का कोई दोष तो नहीं बन रहा, संतान भंग दोष तो नहीं बन रहा, जाने अनजाने में हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई है, हमने खुद कोई एबॉर्शन तो नहीं करा लिया। तो आजकल बहुत आगे हो गया है। कई बार हम विवाह के बाद कैरियर के चक्कर में करा लेते हैं। कई लोगों तो अब लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं, तो कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है कि एबॉर्शन कराना पड़ता है। तो ऐसी बहुत सी परिस्थिति बस कई बार, और कई बार जानबूझ के कि नहीं बच्चा नहीं चाहिए, शौक में कि अभी तो हमको एंजॉय करना है, अभी तो बच्चा नहीं चाहिए। तो इस तरह के कई कारण में हम भूल बस कुछ गलती कर देते हैं। कुछ परिस्थिति बस गलतियां होती हैं, कुछ भूल बस होती हैं, और कुछ डेस्टिनी बस होती हैं। तो तीनों स्थितियों में कैसे उससे पार पाया जाए, कैसे उसको नियंत्रित किया जाए, कैसे, क्योंकि बच्चा तो चाहिए, जीवन चक्र में हम हैं, हम गृहस्थ जीवन में हैं, तो हमें संतान भी चाहिए और संतान का सुख भी चाहिए, संतान से मिलने वाला सुख भी चाहिए। संतान हो वह अच्छी बुद्धि का हो, पढ़े लिखे, आगे बढ़े, और
जब जब उसकी मुझे आवश्यकता हो तो वह मेरे काम भी आए, इसकी भी आवश्यकता होती है। तो इसके लिए आवश्यक है कि हम अपनी कुंडली को देखें, अपने कुंडली के पंचम भाव को, पंचम भाव 5th हाउस संतान के लिए बहुत सबसे अधिक प्रभावशाली है। और पुनः यहाँ पर लग्न ही प्रभावी है, चंद्र राशि प्रभावी नहीं है। तो आपको अपने लग्न से पंचमेश की स्थिति को देखना होगा। यह देखना होगा कि पंचम भाव पर कोई पाप ग्रह तो नहीं बैठा हुआ है, पाप ग्रह में वह किस राशि पर बैठा हुआ है। जैसे मंगल पाप ग्रह की श्रेणी में आता है, लेकिन मंगल अगर अपनी राशि का, मेष राशि का मंगल हो या मंगल वृश्चिक का हो तो अल्प संतति देता है, लेकिन बहुत प्रभावशाली संतान देता है। और साथ में हाँ, लेकिन अब ये देखना होगा कि मंगल पर दृष्टि किसकी है, मंगल खराब ग्रहों के प्रभाव में तो नहीं है। एक उदाहरण दे रहा हूं, उसी प्रकार कोई भी ग्रह बैठा है तो वह किस राशि में बैठा है, किसके नक्षत्र में बैठा है, क्योंकि नक्षत्र और अधिक प्रभावशाली हो जाती है। चंद्रमा बैठा हो पंचम भाव पर, किसी मित्र राशि में ही बैठा हो, किसी अच्छी राशि में बैठा हो, लेकिन अगर उसका कहीं संबंध राहु से बन रहा है, या राहु चंद्रमा के नक्षत्र में बैठा हुआ है, या केतु चंद्रमा के नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो वह ग्रहण योग बनाएगा, चाहे कहीं भी बैठा हो। तो अब ऐसी स्थिति में बच्चे के खराब होने की संभावना बन जाती है। राहु पंचम को प्रभावित कर रहा है कहीं से भी, चाहे पंचमेश के साथ युति दृष्टि संबंध बना रहा है या पंचम पर बैठा है, तो संतान होकर के भी संतान सही मार्ग पर नहीं चलती है, कहीं न कहीं जाकर उसके कारण हमको मानसिक कष्ट मिलता है। संतान भाव का कारक यदि व्यय स्थान पर चला गया है तो संतान निकम्मी होगी, बहुत अधिक उसके ऊपर खर्च करना पड़ेगा, बहुत अधिक पैसा खर्च करना पड़ेगा, और आपके पैसे को फूंकेगी, बर्बाद करेगी, आप उस अपने पैसे का सुख नहीं ले पाएंगे। अष्टम भाव में गई तो संतान के अल्पायु होने का खतरा बनता है, इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। संतान रोगी हो सकती है, तो कई चीजें, और आपकी कुंडली के, अच्छा एक चीज और, संतान के मामले में आपकी कुंडली का भी महत्व है और साथ ही साथ आपके जीवन साथी की कुंडली का भी महत्व है। दोनों में से, दोनों कुंडलियों में अगर एक में खराब दोष है और एक में बहुत अच्छा जो दोष है, तो काफी हद तक चीजें नियंत्रित की जा सकती हैं। पुनः वही विवाह वाला जो मैंने कहा था, विवाह भंग में कि इस तरह का योग बन रहा है तो क्या होगा, और अगर दोनों में बेहद खराब है तो संतान प्राप्ति बेहद कठिन हो जाती है। और दोनों में ठीक है फिर तो कहना ही क्या, फिर तो समझिए पूर्वजों का आशीर्वाद है, देवों का आशीर्वाद है, पितरों का आशीर्वाद है आपके ऊपर, तभी संतान कुल वृद्धि। बिना पूर्वजों के आशीर्वाद के आप अपने माता पिता को संतुष्ट नहीं रखते हैं, आप अपने माता पिता से दूर रहते हैं। दूर रहना तो चलो मजबूरी है, लेकिन यदि आप अपने माता पिता से प्रेम नहीं रखते, आप अपने माता पिता के लिए समर्पित नहीं है, तो भूल जाइए कि आपका संतान आपके लिए समर्पित होगा। इस बात को आप पहले दिन गांठ बांध लीजिए, फिर उम्मीद करना आपकी बेवकूफ़ी है। तो यदि पितृ संतुष्ट नहीं है, पूर्वज संतुष्ट नहीं है आपके कर्मों से, तो आपके कुल में आने वाली पीढ़ी की समस्या आपके साथ आएगी। तो आप अपने पितरों के बारे में जानिए, कुंडली में पितृ दोष हो तो निश्चित उसका समाधान करिए, चाहे वो पंचम भाव को प्रभावित कर रहा हो या नहीं कर रहा हो। लेकिन यदि पितृदोष तभी होगा जब पितृ असंतुष्ट हैं, तो उनके लिए आप प्रयास करिए, उनकी कृपा अनुकंपा प्राप्त करिए ताकि संतान अच्छी हो। और यदि कुंडली में संतान भंग दोष बन रहा है, पंचम भाव का स्वामी छठें, आठवें, 12वें में बैठा है, छठें, 8वें, 12वें के साथ युति संयोग बना रहा है, या किसी ग्रहण दोष में पड़ा हुआ है, चंद्रमा सूर्य होकर सूर्य केतु का योग बनेगा, तो संतान बहुत प्रभावशाली होगी, बड़ी प्रतापी होगी, लेकिन अल्पायु होती है, आयु कम हो जाएगी। तो अगर इस तरह का कोई योग बन रहा है, दुर्योग बन रहा है, तो उसको पहले से जानिए, उसका पहले से निराकरण कराइए, ताकि जो एक हमारे जीवन चक्र का, हम पहले बच्चे होते हैं, फिर हम युवा होते हैं, फिर हमारा बच्चा होता है और फिर हमारी मृत्यु होती है। तो जो जीवन का एक जो चक्र है, इस चक्र में हम अपने जीवन को मैक्सिमम शांति से जी सकें, सहजता से जी सकें, प्रसन्नता से जी सकें, इसके लिए आपको प्रयास करना है। क्योंकि यही हम इंश्योरेंस भी कराते हैं, हम गाड़ी भी खरीदते हैं, मकान भी खरीदते हैं, हम 10 जतन करते हैं, लेकिन जो मूल चीजें हैं, पारिवारिक सुख और समृद्धि, उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता। हमें चाहिए कि हम उस सेक्शन को देखें, उसकी एनालिसिस करें, और पहले ही यदि कोई समस्या है तो उसको जानकर उसका निराकरण करें। अगर जैसे ग्रह बहुत खराब हैं तो प्रयास करना चाहिए कि संतान की उत्पत्ति या संतान प्राप्ति के लिए प्रयास, कि बच्चा कब गर्भ में आए, वो फिर बहुत अच्छे समय में आप करिए।
तो वो तो तभी आप कर पाएंगे जब किसी से आप अच्छे से परामर्श लेंगे और आप चीज़ों को जानेंगे कि मेरी ये चीज़ खराब है, तो कम से कम अगर अच्छे योग में प्रयास करेंगे तो संतान अच्छी होने की संभावना बन जाएगी। ग्रह दशा अच्छी होगी या जब संतान होने वाली है, संतान गर्भ में आ रही है, उस समय किसी शुभ ग्रह की दशा पड़ रही है तो काफ़ी दोष कम हो जाता है उस ग्रह का। लेकिन यदि गलती से पंचम भी खराब है, पंचमेश भी खराब है, हमने जो प्रयास किया है, बच्चा जब गर्भ में आया उस समय भी किसी खराब ग्रह की दशा है और उत्पन्न हो रहा है तब भी कोई चीज़ है, तो या तो बच्चा खराब होगा या तो बच्चा आ ही नहीं पाएगा पृथ्वी लोक पर, या अगर आता भी है तो वह सही दिशा में नहीं जाएगा, कुछ न कुछ समस्या उसके साथ लगी रहेगी या उसके किसी समस्या के कारण आप आजीवन परेशान रहेंगे। तो जानिए अपने अपने संतति भाव को, संतान के भाव को आप जानिए, समय रहते उसको उसका निराकरण कराइए, उसको देखिए। और अभी भी यदि बच्चा उत्पन्न हो चुका है और संतान भाव खराब है तो समय रहते उसको उस पर बहुत कुछ किया जा सकता है। यह था आज के विषय के ऊपर चर्चा। कुछ आपके प्रश्न हो, सुझाव हो तो आप लोग लिखा करिए, अच्छा लगता है आप लोगों का फीडबैक आता है तो मुझे, और उससे मुझे अलग अलग दिशा में सोचने के लिए मुझे विषय मेरी जो दृष्टि जाती है अलग अलग विषयों पर, तो वो मेरे और मेरे ज्ञान वृद्धि के लिए अच्छा है और आपके लिए उस विषय पर आपको नॉलेज होगा इसके लिए अच्छा है। तो आप लिखा करिए। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो, भगवान शिव की कृपा हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए और गंभीर विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।